नमस्कार साथियों। हर एक स्टूडेंट का लास्ट गोल होता है उच्च सरकारी पद पाना। उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। उसके लिए पेरेंट्स के तरफ से, फैमिली के तरफ से फुल सपोर्ट मिलता है। वेल विशर चाहते हैं कि वहाँ तक पहुँचे। उसके लिए मेरे तरफ से जो सपोर्ट हो सकता है वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी कुछ को सफलता मिल पाती है, बहुतों को रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। इस पहलू पर आज हम लोग विचार करेंगे, बातचीत करेंगे कि सेम हार्डवर्क में कुछ तो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाते हैं, उनको सफलता मिल जाती है और कईयों को निराशा हाथ लगती है। क्या इसमें ग्रहों का कोई रोल है? कोई ज्योतिषीय उसमें सलाह हो सकता है जिससे कि वो सक्सेस मिलने में उसे आसानी हो या मिल सके? लगता तो है, क्योंकि जो सक्सेस पा जाते हैं वो भी कहते हैं कि लकीली मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मुझे ये मिल गया। वो इस वर्ड का यूज करते हैं कि मैं भी इतना सब, इनफैक्ट टॉपर भी, उसके मुंह से आप इंटरव्यू सुने होंगे कि मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसके बारे में सोचा नहीं था। इस बार कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं ये कर पाया। जिसका नहीं हुआ उसको भी ये महसूस होता है, वो भी ये कहने को मजबूर होता है कि मैंने तो अपने तरफ से 110% दिया, बट कहीं ना कहीं लक मेरा साथ नहीं दिया। तो ये लक क्या है? तो यही लक ग्रह का, गोचर का रोल है। तो आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं, जिससे अगर कुछ बेनिफिट किसी को मिल पाए तो ये मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। पहले बात करेंगे, हाँ एक और बात करने से पहले, कि ये जो बाद में हमें कहना पड़ता है कि मैंने तो अपने तरफ से हार्डवर्क किया बट शायद किस्मत में नहीं था, तो उस चीज को अगर पहले ही हम देख ले और उसके जो थोड़े बहुत उपाय है वो कर लें, तो फिर हमें बाद में ये अफसोस नहीं करना पड़ेगा। तो ग्रह गोचर का क्या रोल है उसमें, और क्या इसके छोटे छोटे करने लायक डेली बेसिस पर ये उपाय है, वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल रेमेडी बताऊंगा जिसको आप डेली बेसिस पर कर ही रहे हैं, उसमें थोड़े से चेंजेज करने होंगे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि जॉब में सक्सेस के लिए कौन कौन से हाउसेज रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और इसके अलावा 11th हाउस सब में कॉमन रहेगा, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति है। अब जिस किसी चीज की आप इच्छा करते हैं तो वो फुलफिल होगा, तो 11th हाउस। क्या सभी जॉब के लिए सारे के सारे हाउस रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, कुछ सिलेक्टेड हाउस सिलेक्टेड जॉब के लिए है। जो प्लैनेट, ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन कौन से हैं? सन यानी सूर्य, मरकरी, बुध, सैटर्न यानी शनि। अगर सबका रोल आए और राहु का रोल ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। राहु का रोल होगा, हम लोग सुनते हैं कि इसको पैसे दे करके इसने पेपर खरीद लिया था और इसे नौकरी मिल गई, तो वहां पर राहु का रोल है। तो चलिए अब डिटेल्स में बात करते हैं। यदि आप लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं, लॉयर है, जज है, जो भी है, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं? तो उसके लिए ग्रह रिस्पॉन्सिबल है गुरु और यानी बृहस्पति, और जो हाउस रिस्पॉन्सिबल है वो 6th हाउस।
अगर इससे लेवड़ा या पैसेज मीन राशि कनेक्ट हो जाए तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है। हालांकि कब है तो वो दशा और गोचर उसको बाद में देखते हैं, तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है। दूसरा, अगर आप बैंकिंग, एसएससी, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब सेकेंड लेयर, रेलवे, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको मदद करते हैं? बुध और शनि, सैटर्न उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से हाउसेज रिस्पॉन्सिबल हैं उनके लिए? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है 3rd हाउस और 6th हाउस। इसके बाद आर्मी, पुलिस, इसके लिए कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं? तो मंगल और शनि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको मदद करेंगे। यानी आप जिस किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए स्पेसिफिक ग्रह है, केवल उसी को मजबूत करना होगा आपको, बाकी को मजबूत करने की जरूरत नहीं। उस काम के लिए, बाकी काम के लिए बाकी ग्रह को देखिए, उस काम के लिए उसको मत देखिए। अब जो सबसे महत्वाकांक्षी जॉब है, जो सबका ड्रीम होता है, वो होता है आईएएस, आईपीएस, पीसीएस। उसके लिए कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं? सूर्य, बृहस्पति, शनि का भी थोड़ा बहुत रोल होगा, वो देखेंगे। कौन कौन से हाउसेज रिस्पॉन्सिबल हैं? 5th, 6th, 9th, 10th, ये हाउसेज रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें योग क्या? रिस्पॉन्सिबल का ये मतलब हुआ कि उस हाउस का लॉर्ड एक दूसरे से रिलेशन में हो। अब ये पता है ये रिलेशन क्या? तो ये रिलेशन ये कि एक दूसरे का जो लॉर्ड है, जो हाउस को ओन करता है, ओनर है, वो एक दूसरे का प्लेस चेंज कर ले, एक दूसरे के घर में, दूसरा पहले के घर में, एक्सचेंज योग बोलते हैं इसे, या एक दूसरे को देख ले। एक वर्ड होता है सिनर्जिक इफेक्ट। तो ये जो योग होता है ना, ये सिनर्जिक यानी एक दूसरे के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो ये सिनर्जिक इफेक्ट। कुछ ऐसे योग हैं, अब जैसे 6th लॉर्ड और 10th लॉर्ड एक दूसरे को एक्सचेंज कर ले, या ये एक दूसरे को देख लें, मतलब किसी भी तरीके से, उसके लिए वर्ड अलग अलग है, युति कर ले। इसके लिए पराशरी योग इसे बोला गया है। 9th एंड 10th हाउस का अगर एक्सचेंज हो जाए, धर्म कर्म योग, राजयोग प्लस कर्म योग इसे बोला जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसको कि आप कुंडली में पहले से देख सकते हैं। और अगर उसमें कुछ वीकनेस है, जैसे हम लोग अपने बॉडी का चेकअप करवाते हैं, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेडिसिन लेते हैं, तो वहां पर कुछ उसके लिए उपाय किया जा सकता है, रेमेडी किया जा सकता है, जिससे कि हमें वहां से सपोर्ट मिले। अब ये तो हो गया कि ये हाउसेज एंड प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अगर स्ट्रांग है तो ठीक है, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसे स्ट्रेंथन करते हैं, मंत्र, दान, और जो मैं अभी रेमेडी बताने वाला हूं कुछ डेली बेसिस पर, तो वो हम करते हैं उसके लिए। अब देखते हैं कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक किसी पेपर के लिए हम अटेम्प्ट करते रहते हैं, उसके बाद हमें सक्सेस मिलती है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? तो इसके पीछे का लॉजिक होता है विपरीत राजयोग, जो कि पहले स्ट्रगल देगा और फिर फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो ये अगर हमें पहले से पता हो कि विपरीत राजयोग है,
तो हम फिर उसे बीच में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें सक्सेस मिलनी ही है स्ट्रगल के बाद। कुछ और भी राजयोग है, जो कि राजयोग जो है ना, अचानक से फल नहीं देता है, वो ओवर द टाइम वो फल देता है, लेकिन देता ही है, ये वो 100% है। तो जो देखते हैं कि 4-5 अटेम्प्ट में जो यूपीएससी वगैरह क्लियर करता है, तो उसका रीजन एक ये भी होता है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैंने बोला था कि मैं कुछ डेली प्रैक्टिकल रेमेडी बताऊंगा। अब जैसे अब जो बैंक एसएससी वगैरह का कर रहे हैं प्रिपरेशन, उसके लिए कि मैंने बोला कि बुध और सैटर्न ये रिस्पॉन्सिबल है। तो आप उसके लिए जो डेली बेसिस पर पेन यूज करते हैं, वो पेन ग्रे कलर का, हालांकि ग्रे कलर इंक का पेन तो कम ही मिलता है, ग्रे कलर का पेन यूज करें, हमेशा वो पेन यूज करें। अगर वो पेन आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे ओवर द टाइम आपका कंसंट्रेशन इंटेलेक्चुअल और फास्ट, उसके लिए हमें फास्ट होना पड़ता है, तो वो सब बढ़ जाएगा। यदि आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए, यानी यूपीएससी वगैरह के लिए, जहां पर ऐसे वगैरह लिखना होता है सब्जेक्टिव आंसर के लिए, वहां पर आप, और वो तो शायद करते ही हैं, ब्लू पेन और इंक भी उसमें ब्लू, ये हमेशा यूज कीजिए। जहां ये तो कॉमन है, जहां आप बैठते हैं वो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में हो तो बहुत बढ़िया। अपने स्टडी टेबल पर क्लटर वगैरह नहीं होना चाहिए। हो सके एक वाइट फूल आप वहां रख सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। और ये सब ऑब्स्टेकल हटाने के लिए जो छोटे छोटे मंत्र हैं, अब सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं, तो उनके लिए ओम घृणी सूर्याय नमः 10-11 बार तो पढ़ा ही जा सकता है। ऑब्स्टेकल हटाने के लिए गणेश जी को हम मानते हैं, ओम गंगणपतिये नमः, इसका तो कर ही सकते हैं। तो ये सब 1-2 मिनट का है नहाने के बाद। अब जहां है वहीं पर बैठ के, खड़े होके, इतनी फॉर्मेलिटी में स्टूडेंट नहीं जा सकता, तो वो आप कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे डिटेल्स इसका रेमेडी का, जो जैसे डेली बेसिस पर बताया है कि और क्या क्या हो सकता है, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। और यदि इससे कुछ % का हेल्प मिलता है बच्चों को, तो ये हमारे लिए बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री होगा। नमस्कार।